जय हिंद साथियों। आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो फोर्थ सेमेस्टर का को करिकुलर का पेपर होने वाला है 7 मई 2026 को उसको देखेंगे, जिसका सब्जेक्ट हम लोग के लिए है जनरल हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। ये देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने पहली बार इसको को करिकुलर के रूप में पूछ रहा है, तो इन्होंने सिलेबस बाकायदे जारी किया है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। तो ये है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस निकाला है, को करिकुलर के लिए है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। ये बोला है इसमें कि इसमें 2 यूनिट में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। यूनिट फर्स्ट में इन्होंने बोला है कि हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि का परिचय। दूसरा बोला है कि हिंदी की प्रमुख बोलियां। उसके बाद तीसरा बोला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, पहचान एवं उसका प्रयोग। और चौथा है शब्द संपदा, यानी कि तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ये यूनिट फर्स्ट हो गया। उसके बाद यूनिट सेकेंड में है मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें। उसके बाद पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। उसके बाद समुच्चारी शब्द एवं शब्द समूह के लिए एक शब्द। और लास्ट में समास। तो इन्होंने बोला है बाकायदे, देखिए यहाँ बोला है कि पूर्णांक 100 अंक होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से 100 नंबर का रहेगा। मूल्यांकन की पद्धति बोला है बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर रहेगा। तो ये हम लोग का सिलेबस है, इन्होंने जारी किया है बाकायदे 18 मार्च को। देखिए सबका साइन भी है यहाँ पर। तो इस जो सिलेबस में इन्होंने डाला है, इसको हम लोग एक एक कर डिटेल में देखेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो, एग्ज़ाम हम लोग का अच्छे से चला जाए, यानी कि जितना अधिकांश चीज़ें हैं वो हम लोग कर सकें। तो ठीक है, अब हम लोग सिलेबस देख लिए और एक एक कर हम लोग इन सभी टॉपिकों को देखेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, तभी हमने सिलेबस देखा था और अब चलते हैं एक एक यूनिट को स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट हम लोग का है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि का परिचय। इसको ज़रूर देख कर जाइएगा आप लोग, बहुत ही मेहनत लगा इसको बनाने में और ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो पहला टॉपिक है हम लोग का हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि का परिचय। तो हिंदी भाषा क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जो भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह भारत की राज्य भाषा भी है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 343 में मेंशन है। हिंदी का विकास जो है पहले संस्कृत था, उसके बाद प्राकृतिक, उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी क्रम में हुआ है, यानी सबसे पुराना हो गया संस्कृत। ठीक है। हिंदी की प्रमुख विशेषताओं की यदि बात करें तो ये ध्वन्यात्मक भाषा है, यानी केवल ध्वनि का उपयोग होता है इसमें, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसमें शब्दों का क्रम समांतर सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, मतलब कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होता है। जैसे राम खाना खाता है, राम जो है कर्ता हो गया, खाना जो है कर्म हो गया और जो खाता है वो क्रिया हो गया। इसमें तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज शब्द भी मिलते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास का क्रम हमने सबसे पहले बताया कि पहले संस्कृत था जो सबसे प्राचीन भाषा है, उसके बाद प्राकृतिक हुआ जो जन भाषा के रूप में विकसित हुई, उसके बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश जो कि प्राकृतिक का ही परिवर्तित रूप है, उसके बाद हिंदी जो आधुनिक रूप है जो अब चल रहा है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि जो है, जिसका प्रयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। देवनागरी को यदि देखा जाए तो हो जाएगा इसका देव प्लस नागरी, यानी देवताओं की नगरी की लिपि, यानी देवताओं की जो भाषा है, देवताओं की जो लिपि है उसे देवनागरी कहेंगे। देवनागरी की कुछ विशेषताएं हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये विशेषताएं बहुत बारीकी से देखिएगा। मुख्य विशेषता क्या है कि ये ध्वन्यात्मक लिपि है, यानी कि इसमें ध्वनि का प्रयोग होता है। ध्वन्यात्मक लिपि है यानी कि इसमें ध्वनि का प्रयोग होता है, यानी कि जैसा उच्चारण होता है वैसा लेखन भी होता है। और वर्णात्मक लिपि है, यानी प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग वर्ण है। और शिरोरेखा होता है, इसमें अक्षरों के ऊपर लाइन होता है, जैसे राम लिखा गया है ना, तो राम के ऊपर यह शिरोरेखा हो गया। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने और बातें हैं कि बाएं से दाएं लिखा जाता है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि बाएं से दाएं, इस साइड से इस साइड की ओर। ठीक है।
और स्वर और व्यंजन दोनों इसमें होते हैं। और सभी लोग जानते होंगे कि वर्णमाला में स्वर होते हैं, जो कि ये सभी हो गए। और उसके बाद व्यंजन होते हैं। कुल संख्या व्यंजन की 33 या 35 मानी जाती है। इन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, व्यंजन की। और मात्रा देख लेते हैं। मात्रा क्या है? मात्रा जो है स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। जैसे आग में ये जो मात्रा है, ई का ये मात्रा है, इसी तरह ये मात्रा हो गया। अब देखिए हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू और आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी भाषा किस भाषा का परिवार से संबंधित है? पहला एमसीक्यू हम लोग का है। तो ये जो है इंडो आर्यन भाषा से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और जो हिंदी है इंडो यूरोपियन इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा है। द्राविड़ जैसे तमिल अलग परिवार है, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया है द्राविड़, तो ये अलग परिवार है। लेकिन हमसे पूछा है हिंदी भाषा, तो ये हो जाएगा इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ है? अभी हमने ऊपर बताया है कि सबसे पहले संस्कृत था, फिर प्राकृतिक अपभ्रंश, तब हिंदी आया। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया कि यह ध्वन्यात्मक है, यानी ध्वनि का प्रयोग इसमें होता है। यानी देवनागरी में जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, इसलिए इसे ध्वन्यात्मक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लेखन की दिशा है? तो हमने बताया था कि बाएं से दाएं लिखा जाता है, यानी ऐसे लिखा जाता है। हम लोग राम लिखते हैं तो राम देखिए बाएं से दाएं लिख दिए, ये बाएं हो गया, ये दाहिना हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, क किस प्रकार का वर्ण है? तो क सभी जानते हैं व्यंजन है। उसके बाद क बोलने के लिए हमें अ की आवश्यकता होगी, इसलिए व्यंजन है। उसके बाद ये पूछा है कि ये क्या है? तो ये हमने बताया था मात्रा है, अभी बताया था। उसके बाद क्या है, देवनागरी लिपि को सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है? देवनागरी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि उसके ऊपर सिरो रेखा होती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। सिरो रेखा मतलब अभी हमने बताया ये जो पाई है इसे सिरो रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी में शब्द क्रम समांतर क्या होता है? तभी हमने बताया कि सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, कर्म फिर होता है वर्ब, खाना खाता है, यानी क्रिया। जैसे राम खाना खाता है, राम कर्ता, खाना हो गया कर्म और खाता हो गया क्रिया। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, बी। चलिए अगला है कि री किस प्रकार का वर्ण है? री जो है हमारा स्वर है, सभी जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं में होता है? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग जो है हिंदी, संस्कृत और मराठी में होता है, ये सभी हम सभी जानते हैं। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये कुछ याद करने वाली चीज़ है कि 343 में हिंदी को राजभाषा की दर्जा मिला, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और ऊपर जितने भी मैंने बताया उसको भी याद कर लीजिएगा। अगला अब हम लोग चलते हैं यूनिट का। अगला हम लोग का टॉपिक है कि हिंदी के प्रमुख बोलियाँ। हिंदी के प्रमुख बोलियाँ देख लेते हैं। हिंदी की बोली क्या होती है? बोली बेसिकली होती है जो क्षेत्रीय भाषा होती है, मतलब छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। वहीं जब बड़े स्वरूप में बोली जाती है, बड़े जगह को कवर करती है, तो उसे भाषा बोलते हैं। बोली क्या है? तो बोली किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप है जिसे किसी विशेष इलाके के लोग बोलते हैं। सरल शब्दों में बोले तो भाषा का स्थानीय रूप ही बोली कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर तुम कहाँ जा रहे हो, ये मानक हिंदी भाषा हो गया, जो कि बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है। और किसी छोटे क्षेत्र में अगर बोला जाए तो तुम कहाँ जात हो, यानी ये भोजपुरी होगा, बहुत छोटे क्षेत्र में बोला जाएगा, तो ये हो जाएगा बोली। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें हिंदी की बोलियों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी, यानी वेस्टर्न हिंदी। पश्चिमी हिंदी, इसका क्षेत्र हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी भाग दिल्ली। और मुख्य इसमें बोलियां हो जाएंगी खड़ी बोली, ब्रज बोली, हरियाणी, कन्नौजी, बुंदेली। और इसका खास बात है कि खड़ी बोली से ही आधुनिक हिंदी बनी है, खड़ी बोली से ही आधुनिक हिंदी बनी है। और दूसरा हम लोग का हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आ जाएगा तुम्हारा अवधी आ जाएगा, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाएगा। इसका खास बात क्या है कि अवधी में ही रामचरितमानस का लेखन हुआ है, जो तुलसीदास जी लिखे हैं। ये पूर्वी बोली हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है बिहारी हिंदी। इसका क्षेत्र हो जाएगा बिहार, इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली आ जाएगा। और इसका खास बात है कि मैथिली को अलग भाषा का दर्जा भी अब मिल चुका है। और इसके बाद चौथा नंबर का है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी क्षेत्र राजस्थान, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी मुख्य बोलियां हो गई इसकी।
उसके बाद आ जाएगा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में हिमालय क्षेत्र के जो भी राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, जैसे गढ़वाल, कुमायूं, ये उनकी मुख्य बोलियां होंगी। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग MCQ कर लेते हैं। MCQ है कि खड़ी बोली किस वर्ग में आती है। तो अभी हमने बताया खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी में आती है, यानी वेस्टर्न हिंदी में। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है, इसी से मानक हिंदी की विकास हुई है। ठीक है। अगला है कि अवधी किस वर्ग की बोली है। तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी जो है पूर्वी हिंदी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और यह पूर्वी हिंदी समूह में आती है। अगला है भोजपुरी किस समूह की बोली है। जो भोजपुरी है ये बिहारी हिंदी है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है रामचरितमानस किस बोली में लिखा गया है। अभी ऊपर हमने बताया था कि रामचरितमानस जो है अवधी में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है जो कि अवधी भाषा में है। उसके बाद है मैथिली किस समूह में आती है। जो मैथिली है ये बिहारी हिंदी में आती है। अभी हमने बताया था कि उसको प्रमुख जो मैथिली है बिहार की प्रमुख बोली है, इसे अब अलग भाषा का दर्जा मिल चुका है। ठीक है। अगला है ब्रज भाषा किस वर्ग में आता है। तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी में आता है। इस हिसाब से जैसे ब्रज भाषा में मथुरा वृंदावन क्षेत्र की बोली हैं जो पश्चिमी हिंदी समूह में आती हैं। ठीक है। इसके बाद है कि गढ़वाली और कुमायूं किस समूह की बोलियां हैं। तो ये पहाड़ी हिंदी है, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है ना, तो कन्नौजी आती है, हरियाणवी आती है, और उसके बाद ब्रज भी आता है, अवधी नहीं आता है। अवधी जो है पूर्वी हिंदी में आती है। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला है कि मारवाड़ी किस समूह की बोली है। जो मारवाड़ी है ये राजस्थानी हिंदी की बोली है। ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक मानक हिंदी किस बोली पर आधारित है। तो हमने बताया था खड़ी बोली पर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। देखिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनका पहचान और प्रयोग। ये जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑफिशियल सिलेबस है उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, लखनऊ, खुशी, सुंदरता। राम हो गया नाम, किताब हो गया वस्तु, लखनऊ हो गया जगह, खुशी हो गई भावना या भाव, सुंदरता हो गया गुण। तो ये सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा का पहला प्रकार जातिवाचक, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो तो जातिवाचक। जैसे राम, गंगा, दिल्ली। पहला है, इसमें देख लेना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि पहला जो है संज्ञा का प्रकार में पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है जो कि व्यक्तिवाचक यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, दिल्ली। उसके बाद दूसरा है जातिवाचक, जिससे किसी जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का से पूरे लड़के जाति का बोध हो गया। शहर से केवल एक शहर नहीं पूरे शहर का बोध हो गया। नदी से पूरे नदी का बोध हो गया। तो ये जाति या का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद भाववाचक संज्ञा यानी गुण, दोष, अवस्था, स्थिति, हालत, परिस्थिति जो बताए शब्द उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे प्रेम, खुशी, ईमानदारी, बुढ़ापा, ये सभी, ये स्थिति बता रहा है बुढ़ापा, तो ये सभी भाववाचक हो जाएंगे। पहचान हम लोग कैसे करें, तो कौन क्या का उत्तर जो दे तो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो कौन स्कूल जाता है, तो राम। किताब मेज पर है, क्या मेज पर है, तो किताब, तो किताब हो गया संज्ञा। ठीक है। अगला है हम लोग का सर्वनाम। सर्वनाम बेसिकली ये होता है कि संज्ञा के स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं। बार बार किसी चीज़ को न लिखकर, जैसे राम खाता है, राम जाता है, राम पानी पीता है, ये न लिखकर राम खाता है लिखते हैं। राम की जगह वह का प्रयोग करेंगे। वह पानी पीता है, वह बाजार जाता है, वह किताब पढ़ता है, वह को करिकुलर का तैयारी करता है, वह का प्रयोग करेंगे। तो जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं, तुम, वह, यह, वे। और इसका प्रकार देख लेते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि मैं, तुम, वह। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम जिससे निजता का बोध हो, यानी कि कोई भी चीज़ उसका हो, स्वयं, अपना, यानी खुद के बारे में जो निजता का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन क्या, तो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद संकेतवाचक सर्वनाम, जिससे संकेत का पता चले, जैसे वह किताब, यह पुस्तक, वो लड़की, वे लड़की। तो ये सभी यह वह जो भी हैं, तो ये संकेत कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा संकेतवाचक सर्वनाम। इसका पहचान क्या है कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग होंगे तो सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि राम आया और वह आया। तो देखो राम आया, राम के जगह वह का प्रयोग हुआ है, तो राम हो गया संज्ञा, वह हो गया सर्वनाम। सीता पढ़ती है, वह पढ़ती है, सीता हो गया संज्ञा, वह हो गया सर्वनाम। ठीक है, अगला है विशेषण। विशेषण क्या होता है कि जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताती है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है, तो सुंदर जो हो गया राम का विशेषता बता रहा है, तो सुंदर क्या हो जाएगा तुम्हारा विशेषण हो जाएगा। वह अच्छी लड़की है, तो लड़की की विशेषता कैसी बताई जा रही, अच्छी, तो अच्छी क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। किसकी विशेषता बता रही है, लड़की की, तो संज्ञा सर्वनाम लड़की हो गई, संज्ञा हो गई, तो उसकी विशेषता जो भी शब्द बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, बड़ी किताब, सुंदर फूल। ठीक है, इसका प्रकार देख लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जैसे सुंदर, गुण का, जिसमें किसी के गुण के द्वारा विशेषता बताई जाती हो, जैसे सुंदर, अच्छा। उसके बाद परिणामवाचक विशेषण, यानी कि परिणाम, कोई चीज़ की परिणाम बताई जाती हो, जैसे थोड़ा है, अधिक है, जैसे चावल थोड़ा है, दूध थोड़ा है, पानी अधिक है, तो पानी की विशेषता बताई जा रही है कि वह अधिक है कि थोड़ा है, तो इससे परिणाम का पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा परिणामवाचक। उसके बाद संख्यावाचक होता है विशेषण, जैसे 1, 2, 3। पहला जैसे कि 2 लड़के थे, तो लड़के की विशेषता कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। पहचान कैसे करना है, यदि कैसा, कितना, कौन का उत्तर दे दे तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, तो हमने पूछा वह कैसा लड़का है, तो अच्छा है, तो अच्छा क्या हुआ विशेषण। मेरे पास 2 किताबें हैं, आपके पास कितनी किताबें हैं, तो 2 किताबें, तो 2 कितना हुआ विशेषण हुआ। ठीक है, अगला है क्रिया। क्रिया क्या होता है कि जो शब्द कार्य का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कार्य का रोना, धोना, जाना, नहाना, पहनना, पढ़ना, लिखना, इससे कोई काम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। जैसे खाना, जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, तो ये सभी क्रिया हो जाएंगे। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। अकर्म मतलब कि जिसमें कर्म ना हो, सकर्म मतलब कर्म सहित। कर्म तो सभी जानते ही होंगे, तो एक बार समझ लेते हैं। जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो राम जो है कर्ता हो गया, इसमें कर्म हो गया क्या, खाना, क्या खा रहा है, खाना, और खाता जो है ये क्रिया हो गया। तो इसमें देखो राम खाना खाता, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हो गए, तो इसमें कर्म है ना खाना, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, तो यहाँ देखो राम हो गया कर्ता, सोता जो हो गया क्रिया, इसमें कर्म तो है ये नहीं है, तो ये हो गया कर्म रहित यानी अकर्मक क्रिया। ठीक है, पहचान क्या है, क्या कर रहा है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्रिया आएगा। प्रयोग वह पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो देखिए बच्चे अगर खेल रहे हैं तो यह हो गया अकर्मक क्रिया। बच्चे जो है कर्ता हो गया, खेल जो है क्रिया हो गया, क्रिया हो गया, लेकिन कर्म इसमें नहीं है। यही रहता बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल कर्म हो जाता। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसमें भी कर्म नहीं है, यह अकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया कब रहता है, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, किताब कर्म आ जाता तब, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि नाम रहेगा तो संज्ञा, नाम की जगह पर कोई शब्द रहेंगे तो सर्वनाम हो जाएंगे, नाम की अगर विशेषता बताई जाए तो विशेषण, और काम का बोध हो तो उसे क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है कि राम किस प्रकार का शब्द है, तो राम जो है संज्ञा शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम है ना तो संज्ञा है। ठीक है, अगला है प्रश्न, वह किस प्रकार का शब्द है, वह जो है सर्वनाम है, वह जो है सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति की जगह के स्थान पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये सर्वनाम है। अगला है कि सुंदर शब्द है, सुंदर जो है ये विशेषण है, क्योंकि इससे विशेषता का पता चलेगा। वह सुंदर लड़का है, वह सुंदर लड़की है, वह अच्छी लड़की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि खेलना क्या है, खेलना क्या है ना, खेलना जो है क्रिया है, खेलने से हमें काम का बोध हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी।
अगला है कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। जो लड़का है ये अभी हमने बताया था कि लड़के से बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक मतलब किसी एक चीज़ का पता चले, भाववाचक यानी गुण भाव दोष स्थिति हालत परिस्थिति का पता चले तो भाववाचक हो जाएगा। जातिवाचक जिससे जाति समूह का पता चले, लड़का लड़की कितना, भैंस बकरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है। प्रेम जो है भाववाचक संज्ञा, इससे भाव की पता चल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मैं अभी हमने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न है दो किताबों में दो क्या है। दो तो विशेषण है, क्योंकि किताबों की विशेषता बता रही है कि किताब कितने हैं, दो है, तो ठीक है ये विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि संख्या का बोध हो रहा है। कितनी किताबें हैं, दो किताबें हैं। अगला प्रश्न है राम खाना खाता है में क्रिया है। तो देखिए क्रिया क्या होता है, खाना खाता, ये हो गया क्रिया, राम हो गया कर्ता, खाना खा रहा है ना, तो खाना हो जाएगा कर्म। तो हमसे क्या पूछा है कि क्रिया बताइए, क्रिया हो जाएगा खाता है, ठीक है, यानी सी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, वह अच्छा लड़का है, विशेषण क्या है। देखिए विशेषता भी हमने बताया कि संज्ञा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो लड़का जो है ये संज्ञा है, और कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसकी विशेषता बता रहा है अच्छा, तो अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन आया। कौन आया में कौन क्या है, कौन क्या है हमसे पूछा है ना, तो देखिए कौन है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर प्रयोग हुआ है ये शब्द, तो ठीक है, इस हिसाब से प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीता गाती है में क्रिया है। तो क्रिया क्या है, गाती है, ये क्रिया हो गया, सीता कर्ता हो गया। अगर गाना रहता तो गाना कर्म हो जाता, ठीक है, इसको अच्छे से पहचान लीजिएगा। अगला प्रश्न है यह किताब मेरी है। यहाँ पर यह क्या है, यह जो है यह बेसिकली क्या है, यह किताब मेरी है। तो ये जो है कौन सा, ये तो सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, और कौन सा सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। अभी हमने बताया था ऊपर जब हमने एक्सप्लेन किया था सर्वनाम के प्रकार, तो बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिक पानी में अधिक क्या है। देखिए अधिक पानी में हमने बताया था विशेषण का प्रकार, तो उसमें बताया था कि जो अधिक थोड़ा कम ये है परिणामवाचक विशेषण, तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है कि राम सोता है में क्रिया का प्रकार है। क्रिया में हमें क्या किसी काम का होना पता चलता है, तो सोता है क्रिया हो जाएगा। और इसमें पूछा है सकर्मक क्रिया है क्या कर्मक क्रिया है, तो इसमें कर्म है कि नहीं, केवल राम सोता है, राम करता है और सोता जो है क्रिया है, और कर्म इसमें नहीं है, तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए अगला नंबर का प्रश्न, अब अगला नंबर का हम लोग का टॉपिक है कि हिंदी शब्द संपदा तत्सम तत्भव देशज विदेशज। ये हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, एक एक यूनिट को उठा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू है। तो सबसे पहले देख लेते हैं शब्द संपदा क्या है। किसी भाषा में मौजूद सभी शब्दों का भंडार शब्द संपदा कहलाता है। हिंदी की शब्द संपदा की कई स्रोत बनी हैं, जैसे में संस्कृत हो गया, प्राकृतिक अपभ्रंश हो गया, लोक भाषाएं होंगे, विदेशी भाषाएं होंगे। तो चलिए हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है, जो शब्द संस्कृत में बिना बदले सीधे हिंदी में आए उसे तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द अगर हिंदी में आ जाए तो उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ये होता है जैसा था वैसा है, यानी कि अग्नि ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में वैसे ही आए। अग्नि, सूर्य, विद्या, पुत्र, मित्र, ये सभी संस्कृत के शब्द ज्यों की त्यों हिंदी में आ गए हैं। इसका पहचान है कि बिल्कुल संस्कृत जैसा दिखे, वो तत्सम कहलाता है, ठीक है। अगला है तत्भव शब्द। जो तत्भव शब्द है इसका परिभाषा है कि जो संस्कृत में बदल कर यानी रूप बदलकर हिंदी में आए हों उसे तत्भव कहते हैं। तत्सम जो संस्कृत का शब्द था ज्यों का त्यों आ गया तत्सम, अतः थोड़ा बहुत बदल गया तो तत्भव हो गया। जैसे तत्भव का अर्थ होता है कि तत्भव यानी कि उससे उत्पन्न। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अग्नि जो है संस्कृत का शब्द है, उससे थोड़ा बहुत बदल गया आग। सूर्य का सूरज हो गया, ये सभी तुम्हारे तत्सम है, ये तुम्हारे तत्भव हैं। पुत्र का बेटा हो गया, बदला है, मित्र का मित हो गया, ये तत्भव हो गए, ठीक है। पहचान इसका क्या है कि शब्द बदला हुआ रूप लगे उसे तत्भव कहते हैं। एक होता है देशज शब्द और दूसरा विदेशज। तो इसको भी देख लेते हैं। देशज क्या है कि जो शब्द स्थानीय लोकल भाषाओं में बने हों, उसे जिनका स्रोत स्पष्ट न हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं।
यानी कि स्थानीय लोकल भाषाओं से बने हों उसे देशज कहते हैं, यानी खुद की भाषा, यानी अपनी देश की भाषा, ऐसे समझ लो तुम लोग, मतलब लोकल भाषाओं से बनी हो। जैसे देखो गांव में लोग कहते हैं लाठी, टोकरी, झोपड़ी, खटिया, तो ये सभी देखो लोकल भाषा से बनी है, तो इसे देशज शब्द कहते हैं। अगला इसका पहचान क्या है, देसी या गांव वाले शब्द हों उसे देशज कहते हैं। और अगला है हम लोग का विदेशज शब्द। अब इसको भी देख लेते हैं, विदेशी शब्द किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी से आए हों उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण के लिए किताब, किताब कहाँ से आया है, अरबी से। साहब, साहब आया है फारसी से। स्कूल इंग्लिश से है, स्टेशन इंग्लिश से है, ये सभी कैसा हो जाएंगे, विदेशज शब्द। इसकी पहचान क्या है कि बाहर की भाषाओं जैसा लगे तो उसे विदेशी शब्द कहते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। संस्कृत जैसा लगे तो तत्सम, बदला हुआ हो तो तत्भव, मतलब संस्कृत से बदला हुआ हो तो तत्भव, देसी या लोकल भाषाओं से बना हो तो देशज, बाहर से आया हो तो विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू इससे रिलेटेड देख लेते हैं। चलो बताना, अग्नि किस प्रकार का शब्द है। अग्नि हमसे पूछा है ना, तो अग्नि हो जाएगा तत्सम, क्योंकि ये संस्कृत का ज्यों का त्यों भाषा जो है हिंदी में आ गया है, तो तत्सम हो जाएगा। और इसी का जो है तत्भव आग हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं देखो आग पूछा है ना, आग किस प्रकार का शब्द है, तो आग हो जाएगा तत्भव। इसे याद कर लेना, ये सभी अधिकांश पूछे जाते हैं। अग्नि जो है तत्सम है और आग जो है तत्भव है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किताब किस प्रकार का शब्द है। अभी हमने बताया था किताब जो है विदेशी भाषा का शब्द है जो कि अरबी से आया है। ठीक है, अगला है कि लाठी किस प्रकार का शब्द है। लाठी जो है देशज है, जो कि गांव देहात की भाषा में इसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा देशज। अगला प्रश्न है कि सूर्य का तत्भव रूप है। देखो सूर्य जो है संस्कृत का शब्द है, हमें तत्भव यानी हिंदी उसमें कुछ बदलाव कर बताना है, तो सूरज हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मित्र किस प्रकार का शब्द है। मित्र जो है अभी हमने बताया था कि ये संस्कृत से बिना बदले आया हुआ है, मतलब संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द है, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द, यानी ऑप्शन पहला। मित किस प्रकार का शब्द है, तो ये मित अभी मित्र का जो तत्सम है उसका तत्भव है, यानी कि तत्भव थोड़ा बदल गया है, संस्कृत से थोड़ा बदला हुआ है। ठीक है, अगला है स्कूल किस प्रकार का शब्द है। स्कूल जो है ये विदेशी शब्द है, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा है स्कूल। ठीक है, अगला चलते हैं, पुत्र का तत्भव रूप है। पुत्र का तत्भव रूप तो है होगा बेटा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना है। पुत्र संस्कृत का है, उसका अर्थ होगा बेटा। ठीक है, यानी कि थोड़ा बदलाव हुआ है। अगला है टोकरी किस प्रकार का शब्द है। टोकरी जो है यह हमारा देशज शब्द है, जो खुद गांव देहात की भाषा में बोला जाता है। अगला प्रश्न है विद्या किस प्रकार का शब्द है। विद्या जो है यह शुद्ध संस्कृत का शब्द है, इसलिए यह तत्सम हो जाएगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा सुना होगा आप सभी ने, तो विद्या संस्कृत का ही, ये संस्कृत का श्लोक अभी हमने बोला, तो ये संस्कृत का ही शब्द है। ठीक है, साहब जो है किस भाषा से आया है, तो साहब जो है फारसी भाषा से आया है, तो ये विदेशी हो जाएगा। ठीक है, झोपड़ी जो है ये देशज हो जाएगा, यानी खुद गांव देहात की भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूरज किस प्रकार का शब्द है। सूरज जो है तत्भव है और सूर्य इसका हो जाएगा तत्सम। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द हमसे पूछा है ना, तो ये हो जाएगा, देखो आग हो गया तत्भव, अग्नि हो गया इसका तत्सम, बेटा हो गया तत्भव, आत्मपुत्र हो गया तत्सम, लेकिन मित्र जो है ये हो गया तत्सम, और झोपड़ी जो हो गया ये हो गया देशज। तो हमसे क्या पूछा था, तत्सम, तो मित्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, तो अगला हम लोग का है मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे ऐसे स्थिर वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ सीधा होता है, सीधा नहीं बल्कि विशेष अलग होता है, उसे मुहावरा कहते हैं। शब्दों का असली अर्थ नहीं बल्कि भावार्थ को लिया जाता है, यानी कि जो शब्द लिखा है उसका अर्थ वही नहीं होगा, उससे कुछ अलग हट कर होगा, यानी उसका भाव को हम लोग देखते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। जैसे आँख दिखाना, आँख दिखाना का अगर तुम डायरेक्ट जाओगे तो आँख दिखाना मतलब आँख किसी को दिखा रहे हो, लेकिन इसका भाव देखोगे तो गुस्सा करना होगा। नाक कटना यानी अपमान होना, दांत खट्टे करना यानी बुरी तरह हारना, हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। इसका पहचान क्या है, अगर वाक्यांश का अर्थ सीधा न लेकर अलग अर्थ लेना पड़े तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। उसने मुझे आँख दिखाई यानी गुस्सा किया,
मैच में हमारे टीम ने दुश्मनों को दांत खट्टे कर दिए, यानी बुरी तरह पराजित कर दिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं लोकोक्ति क्या है। लोकोक्ति मतलब कि ऐसे पूर्ण वाक्य जो जीवन के अनुभव या शिक्षा देते हैं। लोकोक्ति मतलब जो लिखा है ना उसका वही अर्थ अप्रॉक्स वैसा ही अर्थ निकलता है। यह हमेशा किसी खास सीख या मोरल को व्यक्त करते हैं। जैसे देखो है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी देखो जो लिखा है उससे लग रहा है कि वैसा ही अर्थ, मतलब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, यानी कर्म का फल मिलता है। नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा, मतलब आपको नाचने नहीं आ रहा है तो आप ब्लेम कर रहे हैं कि आंगन टेढ़ा, यानी अपनी कमी छिपा रहे हैं। घर का भेदी लंका ढाई, यानी अपना ही नुकसान खुद करना। ठीक है, इसका पहचान देख लेते हैं कि अगर वाक्य सीख दे रहा है तो लोकोक्ति कहते हैं। इसके बाद एक होता है कहावत। कहावतें क्या होता है? कहावत लोकोक्ति जैसा ही होता है, लेकिन ये जनता में प्रचलित साधारण वाक्य होते हैं। कई बार लोकोक्ति कहावत ही मान ली जाती है। एग्जाम में दोनों सामान्य ही पूछा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं उदाहरण। दे रहा है दुरुस्त है, तो ये हो जाएगा कहावत। एकता में बल होती है, ये कहावत हो गया। जहाँ जाए जहाँ चाह वहाँ रहा, तो ये सभी कहावत हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं MCQ। तो हम लोग का पहला MCQ है आंख दिखाना का अर्थ है। आंख दिखाना यानी कि गुस्सा करना। ठीक है, उसके बाद है नाक कटना। नाक कटना यानी कि अपमान होना। ठीक है, अगला है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? ये तुम्हारा मुहावरा तो नहीं हो सकता, लोकोक्ति है। क्योंकि मुहावरा का भाव अलग होगा, लेकिन इसमें भाव वैसा ही है, इससे सीख मिल रहा है, तो ये हो जाएगा लोकोक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है हाथ पाँव फूलना का अर्थ है। हाथ पाँव फूलना का अर्थ होता है घबरा जाना। हाँ, हो सकता है घबरा जाना। बीमार होना नहीं, खुश होना नहीं, दौड़ना नहीं, बीमार ये घबरा जाना हो जाएगा, यानी डर या घबराहट को दर्शाता है। नहीं कोई बोलता है कि तुम्हारा हाथ पाँव फूल गया, यानी तुम घबरा गए। ठीक है, अगला प्रश्न है नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, यानी कि ये नाचना नहीं है, अपनी कमी छिपाना है, ये हो जाएगा। यानी तुमको नाचने नहीं आ रहा है तो तुम झूठ का ब्लेम कर रहे हो कि आंगन टेढ़ा है, यानी अपनी कमी छिपा रहे हो। ठीक है, अगला है दांत खट्टे करना, यानी बुरी तरह पराजित करना, बुरी तरह हराना, तो ऑप्शन हो जाएगा C। अगला है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, ये मुहावरा नहीं हो सकता क्योंकि इसका डायरेक्ट वो कुछ सीख मिल रहा है, इससे लोकोक्ति हो जाएगा, ऑप्शन B। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अभी हमने बताया, ये क्या हो जाएगा? कहावत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है। बहुत बड़ा शोर करना नहीं, आसमान उठाना नहीं, उठाना नहीं, बहुत शोर करना, हाँ ये हो सकता है। आसमान उठाना ये नहीं हो सकता, उड़ना नहीं, गिरना नहीं, बहुत शोर करना, यानी आसमान सिर पर उठाना। ठीक है, अगला प्रश्न एकता में बल है, ये क्या है? लोकोक्ति यानी कहावत है। बहुत लोग कहते हैं कि एकता में ही शक्ति होती है, एकता में ही बल होता है, तो ये प्रचलित कहावतें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जहाँ चाह वहाँ राह का अर्थ है। ये भी रास्ता नहीं है, इच्छा होने पर रास्ता मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक है, अगला है मुहावरे की विशेषता क्या है। मुहावरा जो है सीधा अर्थ नहीं देता है, सीधा अर्थ नहीं, भावार्थ, यानी कि उसका भाव का अर्थ निकाला जाता है, यानी ऑप्शन B। चलिए अगला प्रश्न है लोकोक्ति की विशेषता क्या है। लोकोक्ति की विशेषता है कि छोटा वाक्यांश नहीं, सीख देता है। हाँ, सीख देता है। लोकोक्ति जो है पूरा वाक्य होता है और सीख देता है, ऑप्शन B। नाक कटना किस प्रकार का है? देखिए, नाक कटना मतलब अपमान होना। ये तुम्हारा नाक कटना कोई डायरेक्ट अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी इसके भाव से हम लोग को अर्थ निकलना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा मुहावरा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा मुहावरा है? मुहावरा में पूछा है ना, जहाँ चाह वहाँ राह, ये हो जाएगा लोकोक्ति। आंख दिखाना, ये हो जाएगा मुहावरा। एकता में बल होती है, ये भी लोकोक्ति। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी लोकोक्ति। तो हम लोग के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B, आंख दिखाना। चलिए अब देख लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन टाइप का। अगर अधूरा वाक्य हो और अलग अर्थ निकले तो उसे मुहावरा कहते हैं। अगर पूरा वाक्य हो और सीख मिले तो उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग का अगला सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगला है पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द सबसे पहले देखते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ समान हो, यानी सेम मीनिंग हो, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय मतलब होता है समान, वाची मतलब बोलने वाला, मतलब एक ही अर्थ को अलग अलग शब्दों में कहना है, पर्यायवाची कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। पर्यायवाची सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, मार्तंड, आदित्य,
ये सभी हो जाएंगे सूर्य के। चंद्रमा के शशि, शशि, इंदु, चंद्रमा, चंद्र, ये सभी चंद्रमा के। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? धरती, भूमि, वसुंधरा, धरा, ये हो जाएगा तुम्हारा धरती का। यानी कि जो भी शब्द तुम बोल रहे हो सबका एक ही अर्थ निकल रहा है। राजा का हो जाएगा नरेश, नृप, भूपति, महीपति, महाराज, ये हो जाएगा नरेश राजा का। पानी का हो जाएगा जल, नीर, तोय, पय, तुम्हारा ये हो जाएगा पानी का। ठीक है। अब पहचान क्या है? अगर दो शब्द का अर्थ एक जैसा लगे तो उसे हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सूर्य उगा और रवि उगा, पानी पियो, जल पियो। देखो जल हो गया और पानी हो गया एक ही है, रवि हो गया, सूर्य हो गया एक ही है, एक ही अर्थ निकल रहा है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पर्यायवाची शब्द। अब देख लेते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द मतलब जिसका अर्थ उल्टा, जो शब्द का अर्थ उल्टा दे उसे विलोम शब्द कहते हैं। विलोम मतलब उल्टा होता ही है, तो सब लोग जानते ही होंगे। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे विलोम का अर्थ मुख्यतः उल्टा होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द हम लोग का दिन का विलोम रात हो जाएगा, अच्छा का बुरा, बड़ा का छोटा, सत्य का असत्य, लाभ का हानि। पहचान क्या है? अगर अर्थ उल्टा हो तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे दिन का रात, अच्छा का बुरा। एक बार क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। सेम मीनिंग दे तो पर्यायवाची कहते हैं, और अपोजिट मीनिंग दे तो यानी कि विलोम शब्द कहते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, मार्तंड, तो इसमें रवि है तो ये हो जाएगा। ठीक है। अगला है देखिए रवि, दिनकर, भानु, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है ना, चंद्रमा का पर्यायवाची सूर्य नहीं होगा, शशि हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी शशि। अगला है कि पानी का पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची जल हो जाएगा। ठीक है। जल, नीर, तोय, पय, ये सब पानी का पर्यायवाची है। राजा का पर्यायवाची नरेश, भूपति, महीपति, ये हो जाएगा नृप, ऑप्शन उसका नरेश हो जाएगा। दिन का विलोम हमें रात हो जाएगा, दिन का विलोम रात। और अगला देख लेते हैं, अच्छा का बुरा हो जाएगा, अच्छा का बुरा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद बड़ा का छोटा हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, सत्य का असत्य हो जाएगा विलोम। और पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा है ना, पृथ्वी का भूमि हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा, धरती हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक कीजिएगा। लाभ का विलोम हो जाएगा हानि। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची है जल, नीर, तोय, पय, ये हो जाएगा नीर। उसके बाद ऊंचा का विलोम है नीचा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द की विशेषता क्या है? पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देते हैं, अभी हमने बताया ही था। अगला है विलोम शब्द की विशेषता क्या है? वो विपरीत अर्थ देते हैं, ये तो अभी हमने बताया। इसके बाद नीर किसका पर्यायवाची? नीर जो है जल का पर्यायवाची है। ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग का टॉपिक है समान उच्चारित, यानी कि भिन्नार्थक शब्द, यानी कि देखने में तो एक जैसा उच्चारण रहेंगे लेकिन अर्थ विभिन्न विभिन्न आएगा। जैसे जो शब्द सुनने में एक जैसा लगे, साउंड एक जैसा हो, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। जैसे कल, कल का एक अर्थ होता है बीता हुआ कल, एक होता है आने वाला कल। हार का एक देखो हार का एक अर्थ होता है पराजय, और एक होता है गले का आभूषण। इसी तरह फल का एक होता है जो वस्तु है, फल यानी खाने वाला, एक फल मतलब परिणाम। नील मतलब नीला रंग, और एक रत्न भी होता है नील। इसी तरह बाल का अर्थ होता है एक बाल, केस यानी बाल मतलब छोटा। पहचान इसका क्या है? आवाज़ जो है सेम लगेगा लेकिन अर्थ जो है अलग अलग आएगा। ठीक है। इसका एक जैसा सुनाई दे और अलग अर्थ दे उसे समान उच्चारित शब्द कहते हैं। और अगला है हम लोग का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे कि किसी पूरे वाक्य या शब्द को हम लोग न लिखकर एक छोटा सा शब्द लिख देते हैं, वो पूरे वाक्य को दर्शाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। जैसे उदाहरण में, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो बहुत कम जानता हो, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो कम जानता हो अल्पज्ञ हो जाएगा, जो दूसरों का भला चाहता हो परोपकारी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू क्या है कि कल किस प्रकार का शब्द है? तो कल जो है ये समोच्चारित शब्द है, यानी कल एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल हो जाएगा। ठीक है। यानी कि उच्चारण तो देखने में समान लग रहा है लेकिन अर्थ इसका अलग अलग है। इसी तरह हार के कितने अर्थ हो जाएंगे? हार के दो हो जाएंगे। हार मतलब एक पराजय होना, एक हार मतलब आभूषण हो जाएगा। तो ठीक है, दो अर्थ हो जाएंगे।
चलिए अगला है कि फल किस प्रकार का शब्द है। फल जो है समुच्चारित शब्द है। एक फल का अर्थ होता है खाने वाला फल, एक जो है फल मतलब परिणाम हो जाएगा। इसी तरह अगला है समुच्चारित शब्द की पहचान क्या है। समुच्चारित शब्द का पहचान है कि समान उच्चारण होता है उनका, ठीक है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक, जो नहीं करता उसे बोलते हैं नास्तिक। जो सब जानता है ज्ञानी, जो बहुत बोलता है वाचाल हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलेंगे, जो कम बोलता है मितभाषी, क्रोधी जो क्रोध करता हो, ज्ञानी मतलब जो बहुत कुछ जानता हो, ठीक है। जो कम बोलता है उसे क्या बोलेंगे, मितभाषी, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे। अगला है जो दूसरों का भला करता है उसे परोपकारी बोलते हैं। जो अपना भला करता हो स्वार्थी, जो क्रोध करता हो क्रोधी, जो जानता हो ज्ञानी, ठीक है। अगला है समुच्चारित शब्दों का क्या अलग होता है। समुच्चारित शब्दों का अर्थ अलग होता है, उच्चारण सेम होता है, यानी कि उच्चारण एक ही जैसा होगा लेकिन अर्थ जो है अलग होगा, ठीक है। अगला है नील शब्द किस प्रकार का है। नील जो है शब्द ये है समुच्चारित शब्द। नील मतलब एक होता है रंग, एक होता है रत्न, ठीक है। अगला है जो डरता नहीं हो उसे नीडर बोलेंगे। अगला है जो जल्दी क्रोधित होता हो, जो जल्दी क्रोधित होता हो उसे क्रोधी बोलेंगे, ठीक है। अगला है बाल शब्द किस प्रकार का है। बाल शब्द जो है ये है समुच्चारित शब्द। बाल मतलब क्या होता है, एक बाल मतलब केस होता है, एक बाल मतलब छोटा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि जो पढ़ने का शौकीन हो उसे क्या बोलेंगे, पुस्तक प्रिय। ज्ञानी तो जो मतलब जो सब कुछ जानता हो, वाचाल जो अधिक बोलता हो, पुस्तक प्रिय, ठीक है। या जो किताब पढ़ने का शौकीन हो, पुस्तक प्रिय। अगला है समास। देखिए अब हम लोग अंतिम अपना सिलेबस के अंतिम टॉपिक पर पहुंच गए हैं। हम लोग का अंतिम टॉपिक है समास। ये वीडियो पूरा देख कर ही जाइएगा, बहुत आप लोग को हेल्प होगा, इसलिए बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, तो इसको ज़रूर देखिएगा। समास है अंतिम हम लोग का टॉपिक। अब देख लेते हैं समास क्या होता है। देखिए जब दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक जो मेल होते हैं उसे समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर संक्षिप्त नया शब्द बनाते हैं तो उसको समास बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे शब्द हो गए, दो तीन शब्द हो गए, उसको मिलाकर जो नया शब्द बने और सार्थक हो तो उसे समास बोलते हैं और उसका अर्थ भी अलग हो। एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं क्या कर रहा है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त नया शब्द बनाते हैं और बीच के कारक इतना लुप्त हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। यानी काके की, रारेरी, ये सभी में कारक नहीं होते हैं, अभी बताएंगे किस में होते हैं। तत्पुरुष में होते हैं कारक चिन्ह, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए राजा पुत्र, ये देखिए दो शब्द हैं राजा और पुत्र, लेकिन इसको मिलाकर हम लोग सार्थक शब्द बना दिए राजपुत्र, तो ये हो जाएगा तुम्हारा समास। ग्रामवासी, दो शब्द है ग्राम और वासी, तो हो जाएगा ग्रामवासी, ये हो जाएगा तुम्हारा समास, ठीक है। समास का उद्देश्य क्या होता है, वाक्य को छोटा करना और प्रभावशाली बनाना, भाषा को संक्षिप्त करना। जैसे तुम देखो यहाँ पर तुम लिखते राजा पुत्र, तो तुम्हारा देखो दो अलग अलग शब्द हो गया ना, तो हम लोग क्यों ना इसको एक ही में लिखते हैं, छोटा हो जाए राजपुत्र। ग्रामवासी, आजन्म, दिन भर, पेट भर, ये सभी देखिए छोटा छोटा जो है शब्द बन जाता है तो दो शब्दों के मेल से, जो कि बहुत अच्छा उच्चारण में ही होता है और जो वाक्यांश होते हैं उनको संदर्भित भी करता है। अब चलिए समास के प्रकार को देख लेते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास पहला हो गया। अब देख लेते हैं अव्ययीभाव समास का क्या पहचान है। पहला पद इसमें अव्यय रहेगा, पहला पद जिसमें अव्यय रहेगा उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, उपनगर, भर पेट, ये सभी हो जाएंगे तुम्हारे अव्ययीभाव समास। इसमें पहला पद प्रति उप नहीं बदलता है, यानी कि ये वैसा ही रहेगा, अव्यय रहेगा, तो इसे अव्ययीभाव समास कहेंगे। तत्पुरुष समास अगला है। तत्पुरुष समास का पहचान होता है इसमें कारक विभक्तियों का बीच में आता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की, रारेरी, नाने नी, अधिकरण में, संबोधन हे, अरे, अजी, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे बीच में काके की, रारेरी, ये सभी छिपे हैं ना, तो ये तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि कारक विभक्तियों का लोप हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सभी। जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ देखिए का आ गया ना, तो ये कारक हो गया। ग्रामवासी, जैसे राजा रानी, राजा के लिए रानी हो गया, तो ये सभी चीज़ें हो गई तुम्हारे जो कारक विभक्तियों को लोप होता है, यानी बीच में लुप्त होते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा संज्ञा हो।
उसे तत्पुरुष ये कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए महापुरुष, अभी हमने बताया था ना, विशेषण क्या होता है, जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। तो यहाँ देखो पुरुष जो है, पुरुष की विशेषता बता रहा है, पुरुष कैसा महान है, यानी महापुरुष। तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास ना। ठीक है, अगला हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि दो शब्द होंगे और दोनों शब्द और अथवा आर इससे अलग होते हैं। अथवा और बीच में आता है, जैसे माता पिता तो माता और पिता, दिन रात दिन और रात, राजा रानी राजा और रानी, इसी तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास का पहचानने का आसान तरीका कि बीच में और अथवा का लोप होगा, यानी दोनों पद इसमें प्रधान होंगे। ठीक है, अगला है द्विगु समास। द्विगु समास तो और आसान है, इसमें संख्या होगा तो द्विगु समास, और दोनों शब्द प्रधान होंगे, बीच में और अथवा आएगा तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक, जिसमें संख्या हो, जैसे तिराहा चौराहा चौपाई, मतलब चारपाई जिसमें हो, खटिया जिसे बोल सकते हैं, जैसे त्रिसाइकिल, तिपहिया यानी चरपहिया, जैसे फोर व्हीलर लोग नहीं बोलता है, तो वैसे ही चरपहिया यानी चार जिसमें पहिए लगे हों। तो ये सभी में संख्यावाचक, पंचवटी 5 वटों का समूह, तो पंचमुखी 5 मुखों का समूह, ये सभी संख्या का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि समास का अर्थ किसी तीसरे, मतलब दोनों शब्द गौण होंगे और तीसरा शब्द उससे जो निकलेगा वो प्रधान होगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं दस आनन। दस आनन मतलब 10 आनन, 10 आनन। 10 आनन से हमें कोई तीसरा शब्द निकलेगा। 10 आनन किसे बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, ये तीसरा शब्द प्रधान हो गया। बीड़ा पाणी सरस्वती को बोलते हैं, ज्ञानवादिनी सरस्वती को बोलते हैं, तो ये सरस्वती माता को बोलते हैं, तो ये हमारा तीसरा शब्द प्रधान निकल रहा है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चक्रधारी यानी कि विष्णु को बोला जाता है, त्रिशूल पाणी यानी कि शंकर भगवान को बोला जाता है, तो ये सभी चीज़ बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। याद करने का शॉर्ट ट्रिक है कि पहला देखो इसमें क्या है कि पहला यदि अव्यय हो पहले तो अव्ययीभाव समास, यदि कारक विभक्तियों का लोप हो तो तत्पुरुष समास, पहला विशेषण यानी संज्ञा की विशेषता बताती हो, संज्ञा या सर्वनाम की, तो कर्मधारय हो जाएगा। उसके बाद है द्वंद्व समास, दोनों शब्द बराबर होंगे। द्विगु समास में संख्या का बोध होगा, द्वंद्व समास में और अथवा रहेगा द्वंद्व समास में। ठीक है, चलिए इतना जानने के बाद हम लोग इसका MCQ कर लेते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र कौन सा समास है, राजा का पुत्र, इसमें का छिपा है यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है माता पिता, माता और पिता, इसमें और छिपा है यानी कि कौन सा, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला हो जाएगा नीलकमल। नीलकमल मतलब कि ये हो जाएगा तुम्हारा नीला है कमल, यानी कि नीला विशेषता बता रहा है, कमल संज्ञा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति जो है ये देखिए अव्यय है, प्रतिदिन, भर पेट, ऐसा शब्द आए तो आप अव्ययीभाव समास लगाइएगा। जो पहला शब्द अव्यय हो, आमरण, आजन्म, अजन्मा, तो दिन, ये जो आ रहा है प्रति, भर, तो ये सभी अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। ठीक है, अव्ययीभाव समास। अगला है 10 आनन, जिसके 10 हों आनन यानी कि मुख, इसे बहुब्रीहि समास। इससे तीसरा शब्द निकल रहा है रावण, रावण, 10 हों आनन जिसके, 10 आनन। ठीक है, दिन रात, अभी दिन रात हमने बताया, दिन रात दिन और रात, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। बीच में क्या आ रहा है, और अथवा आए तो द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, अगला है त्रिलोक। त्रिलोक में कौन सा समास है, त्रि देखो संख्या है, त्रि अतः लोक मतलब लोक, यानी 3 लोक। संख्या है तो संख्या हमने बताया था द्विगु है, जैसे पंचवटी, तिराहा, चौपाई, ये सभी हो जाएंगे तुम्हारे द्विगु समास। महापुरुष, महा जो है पुरुष की विशेषता बता रही है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि समास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वाक्यों को छोटा करना ना। ठीक है, अगला है उपनगर। उपनगर अभी हमने बताया उप ये अव्यय है, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, अगला है ग्रामवासी, ग्राम के वासी, तो ग्राम के वासी कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक विभक्तियों का लोप हो रहा है। अगला प्रश्न है बहुब्रीहि समास की पहचान है। बहुब्रीहि समास में तीसरा शब्द प्रधान होता है, तीसरा पर अर्थ है, यानी कि 10 आनन, पंचवटी, 10 आनन, बीड़ा पाणी, और सारे बहुत हो जाए, त्रिशूल पाणी, तो जिससे तीसरा शब्द निकलता हो और वह प्रधान हो, उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। अगला है नीलकमल में संबंध क्या है। नील जो कमल है कर्मधारय समास है, और इसमें संबंध पूछा है ना, विशेषण प्लस संज्ञा, नीला कमल।
ठीक है। अगला है कि प्रतिदिन का अर्थ क्या है। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर दिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। हमसे अर्थ पूछा था यानी हर दिन। ठीक है, अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक से जान लेते हैं, मतलब एक रिकैप कर लेते हैं। अव्ययीभाव भाव समास में पहले अव्यय होगा, तत्पुरुष में कारक विभक्तियों का लोप होगा, कर्मधारय में विशेषण और संज्ञा की विशेषता बताती होगी, द्वंद्व में दोनों बराबर होंगे, बीच में और अथवा रहेगा, द्विगु में संख्या रहेगा, संख्या का बोध होगा, जैसे पंचवटी, तिराहा, चौराहा, यही सब। बहुब्रीहि में जो इसका तीसरा अर्थ प्रधान हो। तो ये अभी हमने यहाँ पर टोटल जो भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस था जो शुरुआत में मैंने दिखाया था, तो उसका मैंने सभी का सॉल्यूशन करा दिया और उसको एक्सप्लेन कराकर MCQ सॉल्व कराया है। आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आएंगे इसी तरह का, जो कि 100 नंबर का रहेंगे। बहुत दिमाग से इसको लगाना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये पहली बार MGKVP पूछ रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़ कर जाइएगा। और बहुत लोग इसका PDF मांगेंगे, तो PDF मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं कि टेलीग्राम या यूट्यूब, जो टेलीग्राम है या व्हाट्सअप चैनल है उससे जुड़ सकते हैं, तो उसका PDF वहीं पर मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, उससे जाकर आप डायरेक्ट ये सारी PDF आप पा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है। फिर आप पेपर देकर आइएगा तो उसका सॉल्यूशन भी मैं इसी चैनल पे कराऊंगा, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे सॉल्यूशन वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।